अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम और आप बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर नंबर 26 तक हम और आप मुकम्मल कर चुके हैं और आज जो मैं अब तमाम बच्चों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 27 यानी चैप्टर नंबर 27। आप तमाम बच्चों से मैं यही आग्रह और गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे, जब हमारा और आपका पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त हो रहा है, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो हमारा आप इतना जरूर करें कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें इसको, ताकि वो भी उससे फायदा उठा सके और लाइक भी करें। बात अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई बात अगर आप नहीं समझ सके, तो कमेंट कर कर जरूर पूछे कि इसका क्या मतलब है, ये किस तरह होने चाहिए, हमें समझ में नहीं आया। इंशाअल्लाह और आपको सहल और आसान अंदाज में बताया जाएगा और आप तमाम बच्चों को समझाया जाएगा। तो मैंने कहा आप तमाम बच्चों को जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो चैप्टर नंबर आपका जो है 27। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 27 आज हम पढ़ाएंगे और वो है यारब चमने नज्म को गुलजारे एरम कर। क्या है? यारब चमने नज्म को गुलजारे एरम कर, ये एक जो है मरसिया है। हम आगे आपको बताएंगे कि मरसिया किसे कहते हैं और मरसिया की कितने किस्म होते हैं। हर एक चीज आपको बताएंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए और आपको कोई दुश्वारी और मुश्किलात आपके साथ पैदा ना हो। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 27 मुकम्मल करेंगे, वो है यारब चमने नज़म को गुलजारे एरम कर, ये एक मरसिया है। तो चैप्टर की जो सबसे पहले राइटर और मुसन्निफ है उसके मुतालिक जानेंगे, फिर उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 27 मरसिया है देखेंगे उसके अंदर किस चीज को बताया गया है। और मैं शुरू में आप तमाम बच्चों से बता देता हूं और कह देता हूं, इस चैप्टर से आज तक इम्तिहान के अंदर सवाल नहीं किया गया है, यानी मरसिया से। और चैप्टर के जो राइटर मुसन्निफ है इसके मुतालिक तो पूछे गए हैं इम्तिहान में, लेकिन इस चैप्टर मरसिया से कोई भी ऐसा बंद, कोई भी ऐसा नज्म नहीं दिया गया है जो इम्तिहान में बच्चे उसको हल करें और इम्तिहान के सवालात में वो नहीं आया है। इसलिए आपको परेशान दुश्वार होने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी गजल है, इतने लंबी चौड़ी गजल इम्तिहान में आ ही नहीं सकता, मुमकिन है। इसलिए मैं इसकी इंशाअल्लाह अगले वाले वीडियो में इसकी तशरीह भी करके आप तमाम बच्चों को समझा देंगे, तशरीह भी ला देंगे ताकि आपके लिए और सहल और आसान हो जाए। तो आइए चलते हैं असल चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा आपको चैप्टर नंबर 27 कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 27 यानी चैप्टर नंबर आपका जो है 27। क्या है? यारब चमने नज्म को गुलजारे एरम कर। और मैंने बताया ये जो है मरसिया है। क्या है? यारब चमने नज्म को गुलजारे एरम कर, ये मरसिया है। और इसके जो राइटर कह लीजिए, मुसन्निफ कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, वो है मीर बब्बर अली अनीस। कौन है? मीर बब्बर अली अनीस। बिल्कुल सहल और आसान अंदाज में आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कौन है मरसिया के राइटर मुसन्निफ? उसके राइटर मुसन्निफ है मीर बब्बर अली अनीस। ठीक है, इतना समझ गए। अब आइए मरसिया। मरसिया किसे कहते हैं? एक होता है मरसिया और एक होता है शख्सी मरसिया। ठीक है, एक होता है मरसिया और एक होता है शख्सी मरसिया। तो मरसिया कहते हैं वो किसी भी मरने वाले के रंजो गम पर, किसी की मौत पर रंजो गम का जो इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं। लेकिन मरसिया की असल तारीफ क्या है? मरसिया की असल तारीफ यह है कि शोदाए करबला के मौत पर जो रंजो गम का इजहार किया जाए उसी को असल मरसिया कहते हैं। किसको मरसिया कहते हैं? शोदाए करबला के मौत पर जो रंजो गम का इजहार किया जाए उसी को मरसिया कहते हैं। और एक है शख्सी मरसिया।
हमें यह भी समझना है कि शख्सी मरसिया किसे कहते हैं, यानी किसी भी शख्स की मौत पर, चाहे कोई भी शख्स हो, मरसिया में तो खास है शोदा करबला, लेकिन शख्सी मरसिया के अंदर कोई खास नहीं, बिल्कुल आम है। किसी भी शख्स की मौत पर जो रंजो गम का इजहार किया जाए उसी को मरसिया कहते हैं, उसी को शख्सी मरसिया कहते हैं। किसी भी शख्स की मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। तो समझ गए मरसिया और शख्सी मरसिया में क्या फर्क है। तो आइए, मरसिया जो लिखा जाता है वो भी नज्म ही की तरह, किसकी तरह, नज्म और गज़ल की तरह ही मरसिया लिखने का अंदाज है, उसी अंदाज में मरसिया को लिखा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो आइए अब चैप्टर के जो लेखक मुसन्निफ है उसके बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए आपकी बुक के अंदर, उसको समझ लेते हैं। फिर जो चैप्टर यारब चमने निज़म गुलजार एरम कर, उसको भी थोड़ा सा समझाएंगे ताकि आपके लिए और सहल और आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए, आइए मीर बब्बर अली अनीस, देखिए इनकी पैदाइश कब और कहां। इनकी जो पैदाइश है 1802 को यूपी के शहर फैजाबाद के मोहल्ला गुलाब बारी में हुई है। कहां इनकी पैदाइश हुई है, इनकी पैदाइश जो है 1802 को यूपी के शहर फैजाबाद, कहा यूपी के शहर फैजाबाद मोहल्ला गुलाब बारी में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, समझ गए इतना, कोई डॉट नहीं है। तो चलिए आगे चलिए। अब देखिए, अब इनके जो खानदान के अफराद जितने थे, बाप हो, दादा हो, परदादा हो, तमाम के तमाम लोग ये शायर थे। देखिए इनके खानदान शायर थे, यानी इनके पूरे खानदान के अफराद जो अक्सर व बेशतर वो सब के सब शायर थे। ठीक, समझ गए इतना। आगे देखिए आप, वालिद साहब कौन, इनके वालिद साहब का नाम क्या है। इनके वालिद साहब का जो नाम है मीर मुस्तहसन खलीक। क्या है इनके वालिद साहब का नाम, इनके वालिद साहब का नाम है मीर मुस्तहसन खलीक। और इनके दादा साहब का देखिए क्या नाम है, मीर बब्बर अली अनीस के दादा का नाम, इनके दादा का नाम है मीर गुलाम हुसैन हसन। क्या नाम है इनके दादा का, इनके वालिद का नाम तो हो गया मीर मुस्तहसन खलीक और इनके दादा का नाम हो गया मीर गुलाम हुसैन हसन। ठीक है, समझ गए इतना। अब आगे देखिए, इनके परदादा का नाम क्या है, इनके परदादा का नाम, इनके परदादा का नाम देखिए क्या है, मीर गुलाम हुसैन जाहिक। जाहिक में ज़ोदली जाहिक जाहिक इस तरह होगा। ठीक है, इनके परदादा का नाम क्या है, इनके परदादा का नाम जो है मीर गुलाम हुसैन जाहिक है। ठीक, समझ गए इतना। अब आगे देखिए, इन्होंने अब पढ़ाई कहां से हासिल की, इब्तिदा में पढ़ाई कहां पढ़े और किन किन उलमा से इन्होंने अपनी पढ़ाई हासिल की है। तो देखिए, इब्तिदाई तालीम इनकी, यानी इनकी शुरुआत की तालीम इन्होंने इब्तिदा में कहां तालीम हासिल की है। इनकी इब्तिदाई तालीम जो है घर पर हासिल की थी। इन्होंने इब्तिदाई तालीम कहां हासिल की थी, यानी अपने वालिदा के पास इन्होंने शुरुआत की तालीम अपने वालिदा के पास अपने घर पर ही मीर बब्बर अली अनीस ने हासिल की थी। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब आगे देखिए, उसके बाद इन्होंने जो तालीम हासिल किससे किससे की है, उसके बाद मौलवी मीर नजफ अली से तालीम हासिल की और मौलाना हैदर अली से भी इन्होंने तालीम हासिल की और मुफ्ती अब्बास से इन्होंने तालीम हासिल की है। सबसे पहले घर पर इब्तिदाई तालीम अपने वालिदा के पास हासिल किए थे, फिर उसके बाद मौलवी मीर नजफ अली से इन्होंने तालीम हासिल की, फिर उसके बाद मौलाना हैदर अली से तालीम हासिल की, फिर मुफ्ती अब्बास से मीर बब्बर अली अनीस ने तालीम हासिल की थी। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए, शायरी ये किस उम्र में शुरू कर दिए थे, आपसे इम्तिहान में पूछेंगे कि मीर बब्बर अली अनीस का उम्र कितना था, कितने उम्र में इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। तो देखिए, इनकी जो शायरी है 12 बरस के सिर्फ थे। ये कितने बरस के, यानी उनकी उम्र 12 बरस थी तो इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। कब शायरी शुरू कर दी थी, इनकी उम्र महज सिर्फ और सिर्फ 12 बरस यानी 12 साल के थे तो इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। ठीक है, समझ गए इतना। कोई डॉट हो तो आप तमाम बच्चे कमेंट करके बताइएगा ताकि और आपको अच्छे से समझाया जा सके। ठीक है, और इन्होंने सवारी और शमशीर जनी भी इन्होंने सीखी थी। क्या क्या, मीर बब्बर अली अनीस ने सवारी भी और शमशीर जनी भी इन्होंने सीखी थी। ठीक है, अब देखिए, और मीर बब्बर अली अनीस जिंदगी भर किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज किसी जगह से मुंसलिक नहीं हुए थे। जिंदगी भर किसी दरबार से मुंसलिक नहीं हुए हैं।
यानी मीर बब्बर अनीस किसी भी जिंदगी भर किसी भी दरबार से मुंसलिक नहीं हुए थे, यानी किसी भी दरबार किसी भी जगह के इन्होंने कोई काम काज जाकर नहीं किया था। ठीक है, आप देखिए इब्तिदा में ये क्या तखल्लुस करते थे और फिर बाद में क्या तखल्लुस करने लगे। ये सब महल्ले इम्तिहान है, अक्सर इसी तरीके के सवाल इम्तिहान में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो देखिए इब्तिदा में जो इनका तखल्लुस था, इब्तिदा में तखल्लुस इनका हजी था। क्या था इब्तिदा में, यानी शुरुआत में इनका तखल्लुस क्या था, हजी था, और नासिक असीमाबादी के मशवरे से इन्होंने अपना तखल्लुस हजी से बदलकर अनीस कर लिया था। ठीक है, शुरुआत में इनका तखल्लुस हजी था और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया था, नासिक के मशवरे से अनीस इन्होंने अपना तखल्लुस को कर लिया था। ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखिए, अब आगे इनकी शोहरत किस चीज की वजह से हुई थी, यानी अवाम खवास में ये कैसे पहचाने जाने लगे थे, कैसे मशहूर हो गए थे। तो देखिए मरसिया गोई की हैसियत से अवाम और खवास में मशहूर हुए थे। किस चीज से मशहूर हुए, तो आपसे पूछेंगे कि मीर बब्बर अली अनीस जो है इनकी शोहरत किस चीज से हुई थी, तो मरसिया गोई की वजह से ये अवाम और खवास में मशहूर हो गए थे। यानी अवाम और खवास में इनकी जो पहचान बनी थी, इनकी जो पहचान हुई थी वो मरसिया गोई से हुई थी। ठीक है, समझ गए इतना। आगे आइए, अब देखिए 1957 के तबाही के बाद, कब 1957 के तबाही के बाद लखनऊ से मीर बब्बर अनीस बाहर निकले और मजलिसे पढ़ने लगे। क्या 1857 के तबाही के बाद मीर बब्बर अनीस लखनऊ से बाहर निकले और मरसिया और मजलिसे पढ़ने लगे और अपने कलाम लोगों को सुनाने लगे। कहां कहां जाकर इन्होंने अपना कलाम लोगों को सुनाया, देखिए पटना, हैदराबाद, बनारस, इलाहाबाद में जाकर इन्होंने अपना कलाम लोगों को सुनाया और लोग इनका कलाम सुनते थे। आपसे पूछेंगे कि मीर बब्बर अली अनीस ने 1857 के तबाही के बाद कौन कौन शहर में जाकर उन्होंने अपना कलाम सुनाया, तो आपको जवाब में देना है पटना, हैदराबाद, बनारस, इलाहाबाद में जाकर इन्होंने अपना कलाम सुनाया था। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए इनका इंतकाल कब और कहां हुआ था। इंतकाल मीर बब्बर अली अनीस का इंतकाल, इनका इंतकाल जो है 10 दिसंबर 1874 को लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था इनका इंतकाल, याद है कि इनका इंतकाल पूछें कब हुआ था, तो 10 दिसंबर 1874 को कहां हुआ था, तो इनका इंतकाल जो है ये लखनऊ में हुआ था। कहां इंतकाल किए थे मीर बब्बर अली अनीस, तो ये लखनऊ में इंतकाल हुए थे, यानी इनका जो इंतकाल हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो इतना ही सारी आपके बुक के अंदर मीर बब्बर अली अनीस के बारे में जो डिटेल्स दिए गए थे, जो उनके बारे में कहे गए थे, मैंने अब तमाम बच्चों के सामने रख दिया। इसी में से, इस चैप्टर के अंदर से अक्सर सवाल आपके इसी में से पूछेंगे। चैप्टर जो मरसिया, उसमें से कभी आज तक कोई सवाल नहीं आया है। ठीक है, अब आइए कुछ इजाफी चीजें बताते हैं जो आपके अक्सर इम्तिहान में आते हैं। ये हो गए आपके इजाफी चीजें, यानी इजाफी यानी जायद चीजें जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, जो अक्सर इम्तिहान में आते हैं। ये बुक के अंदर नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप तमाम बच्चों को मैं बता रहा हूं, इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी करना। ये इजाफी चीजें हुए। देखिए इजाफी चीजें में क्या है, पहला मरसिया, सबसे पहला मरसिया कौन सा है और इस मरसिया को किसने लिखा और कब लिखा। तो सबसे पहला मरसिया जो आपका है नौसरहार है। क्या है सबसे पहला मरसिया आपका, सबसे पहला मरसिया नौसरहार, और इसको जो लिखा गया था 1503 में। कब लिखा गया था इसको, सबसे पहला मरसिया आपका नौसरहार, और इसको 1503 में लिखा गया था। और किसने लिखा था, तो सैयद शाह अशरफ बयाबानी ने लिखा था। अच्छी तरीके से इसको ज़हन नशी करना। समझिए वीवीआई क्वेश्चन, यानी ये सब महल्ले इम्तिहान, अक्सर ऐसे सवाल आपके इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे और पूछेंगे भी। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी करना है। तो इजाफी चीजें, सबसे पहला मरसिया नौसरहार जो 1503 में लिखा गया, और इसके लेखक जो है सैयद शाह अशरफ बयाबानी है। ठीक है, आगे देखिए मरसिया की तमहीद, यानी मरसिया की तमहीद क्या है, मरसिया की तमहीद क्या चीज होती है। तो मरसिया की तमहीद जो है ये है चेहरा। अच्छा से ज़हन नशी कीजिएगा, मरसिया की तमहीद क्या है, मरसिया की तमहीद जो है ये है चेहरा। ठीक है, अब मरसिया के
अज्जा क्या है, मरसिया के अज्जा क्या क्या है, यानी मरसिया के अज्जा, मरसिया किन किन अज्जों में इस्तेमाल होता है, मरसिया के लिए क्या क्या जरूरी है। ये जो अज्जा जो है ये जुज की जमा है। किसकी जमा है? अज्जा। अज्जा जो है ये जुज की जमा है। आप देखिए मरसिया के अज्जा क्या क्या है। देखिए सबसे पहला जो है आपका है चेहरा। क्या है? सबसे पहला चेहरा है, और दूसरा नंबर जो है आपका सरापा। ठीक है, सबसे पहला चेहरा और दूसरा नंबर सराफा, और नंबर 3 पर है रुखसत। क्या है नंबर 3 पर? नंबर 3 पर है रुखसत, और नंबर 4 पर जो है आपका आमद। क्या है? नंबर 4 पर है आमद, और नंबर 5 पर जो है आपका रिज्क। कितना है? नंबर 5 पर रिज्क, और नंबर 6 पर है जंग, नंबर 7 पर है आपका शहादत, और नंबर 8 पर है आपका दुआ। ठीक है, तो मरसिया के अज्जा कितने हैं? 8 है। क्या क्या है? चेहरा, सरापा, रुखसत, आम, रिज्क, जंग, शहादत और दुआ। ये सब जो हुए मरसिया के अज्जाए तरकीबी हुए। ठीक है, समझ गए? इतना अच्छे तरीके इस सबको ज़हन नशी करना है, कहीं नहीं मिलेगा आपका ये महल इम्तिहान। समझिए ऐसी सवाल जो है आपके इम्तिहान में अक्सर बेशतर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। अब जो है ये आपका मरसिया। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 27। ठीक है, आप देखिए इस मरसिया के अंदर मीर बब्बे अनीस ने क्या बताया। मैंने पहले क्या इस मरसिया लंबा चौड़ा है, इससे आज तक नहीं सवाल किया गया है, इसलिए जो इस चैप्टर के राइटर मुसन्निफ है उसी के मुतालिक अच्छी तरीके से ज़हन नशी कर लीजिएगा। पहले क्या तखल्लुस करते थे, बाद में क्या तखल्लुस करते थे, और उनका असल नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, इंतकाल इनका कब हुआ था, इनकी शोहरत किस चीज की हुई वजह से हुई थी, इन तमाम चीज को आप अच्छी तरीके से ज़हन नशी कर लीजिएगा। फिर भी मैं शॉर्टकट में दो तीन जो नज्म के शक्ल में मरसिया है उसको समझा देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए। इंशाअल्लाह मैं इसके बाद जो रिवीजन यानी पीछे से जो महल इम्तिहान कराएंगे, जितने भी नज्म हो, गजल हो या मरसिया हो, जितनी भी चीज हर एक का खुलासा आप तमाम बच्चों को मैं बाज़ाब्ता तौर पर लिखकर दे दूंगा ताकि आपके लिए कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो। आपके लिए आने वाले जो इम्तिहान 27 का है वो एकदम सहल हो जाए और आपका नंबर जो है बेहतर से बेहतर 99, 98, 97 हर एक बच्चे का नंबर आ जाए। इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूंगा कि आप तमाम बच्चे बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे नंबर आज से पास करें। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, बोले या रब चमने नज़्मे गुलजारे इरम कर, ए अब्र करम खुश्क ज़राअत पे करम कर। आगे बोल रहे तू फैज का मबदा है, तू जाए को दम कर, गुमनाम को एजाज बयानू में रकम कर। अगर जब तक ये चमक महर के तो से ना जाए, अकली में सुकन मेरे कलमे रूह से ना जाए। ठीक है, समझ गए? देखिए क्या बोल रहे हैं, या रब चमने नज्म को गुलजारे अरम कर। कह रहे हैं ए अल्लाह तबारक व तआला, चमने नज्म यानी हमारा जो ये नज्म है इस नज्म को जन्नत का बाग बना दे। कौन कह रहे हैं? मीर मब्बर अली अनीस अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए रब, ए मेरे पालनहार, ये नज्म जो है हमारा इसको जन्नत का बाग बना दे। ए अब्रे करम खुश्क ज़राअत पे करम कर, यानी ये जमीन जो सूख गए हैं, ये जमीन जो खुश्क हो गए हैं, इस पर तुम अपने रहमत की बादल बरसा दे, तुम अपने इस पे रहमत की बारिश बरसा दे। यानी हमारा जो इस नज्म है जो लोगों में चर्चित और लोगों में मशहूर नहीं है, इसको भी लोगों में चर्चित और इसको मशहूर बना दे। ठीक है, तू फैज का मबदा है, तुझे कोई दम कर, यानी तेरे ही बाबे फैज से दोनों जहां को रिस्क मिलता है, यानी तेरे ही फैज से ये दुनिया वाले इस दुनिया के अंदर चल सकते हैं, तेरे ही फैज हासिल कर सकते हैं, यानी तेरे हुक्म के बगैर एक दम भी नहीं चल सकते, पल भी हिला नहीं सकते, यहां से वहां भी नहीं जा सकते। गुमनाम, इसी तरह हम भी गुमनाम है, एजाज बयान में रकम कर, यानी हमारी भी जबान को फसी कर दे, हमें भी फसी व बलिस कर दे, हमें भी शोहरत याफ्ता कर दे, हमारे भी नसीब को चमका दे। ठीक है, जब तक ये चमन मेहर के परतों से ना जाए, यानी जब तक ये चमक, यानी जब तक सूरज की जो चमक है,
جب تک اس کی چمک ختم نہ ہو جائے تب تک ہمارے قلم کے اندر وہ سخن، وہ بات عطا کر تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، لوگ اس کو پڑھتے رہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، بلبل کی زباں پر ہے تیری شکر گزاری. ہر نخل برو مند ہے یا حضرت باری، پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری. وہ گل ہو عنایت چمنی تباہ نگو، بلبل نے بھی سونگا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو. ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں اس باغ میں، یعنی اس دنیا میں چشمے ہے تیرے فیض کی داری، یعنی اس دنیا کے اندر تیری ہی فیض کے چشمے داری ہے، یعنی دنیا میں تیری ہی حکومت ہے، یہ پوری دنیا کے اندر تیری ہی ملکیت، تیری ہی قبضہ ہے. بلبل کی زبان پر ہے تیری شکر گزاری، یعنی ہر ایک انسان کے زبان پر، میری زبان پر بھی ہر ایک زبان پر ہر ایک انسان تیرا شکر ادا کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تیرا شکریہ ادا کرتا ہے. ہر نقل و برمند یا حضرت باری کرے یا اللہ رب العزت، اے میرے پیدا کرنے والے، یہ جو پھلدار درخت ہے، یعنی پھلدار درخت ہے، اس پھل کو ہمیں، یہ پھلدار درخت یہ ہمیں بھی مل جائے، ریاضت کا ہے ہماری. ریاست کہتے ہیں، ریاضت کا ہماری، یعنی ریاضت کہتے ہیں ہمت اور مشقت، محبت ہمت کو، یعنی ہماری ہمت بھی، ہم پھل کو ہمیں بھی مل جائے، یہ ہماری ہمت اور ہماری اچائی. وہ گل ہو عنایت چمنے تباہ نگو، یعنی یہ جو گل، یہ جو پھول ہے ہمیں بھی عنایت کر دے چمنے تباہ نگو، تو ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، بلبل نے بھی سونگا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو، یعنی کسی انسان نے بھی اس پھول کی بو کو نہ سنا ہو، یعنی کسی انسان نے اس طریقے سے نظم، اس طرح کے مرثیہ نہ لکھا ہو، اس طریقے سے ہمیں لکھنے والا، اس طریقے سے ہمیں پھول آپ بنا دے، اس طریقے سے ہماری شہرت کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ میر ببر علی انیس. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے کہہ رہے ہیں تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جودوں آبے تو گوہر سے ملا دوں. ذرے کی چمک مہر نور سے ملا دوں، خاروں کی نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں. گلدستہ مانے کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. یعنی کہہ رہے کہ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، یعنی میں کس طریقے سے کسی شخص کی تعریف کروں. اگر میں کسی کی تعریف کرنا چاہوں تو میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں گا. میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میرے اندر اتنی لیاقت ہے، ہم اتنے قابل بھی ہیں کہ چشمے کو سمندر سے بھی ملا سکتا ہوں. کس کو؟ چشمے کو سمندر سے بھی ملا سکتا ہوں، اور قطرے کو روشن سے ملا سکتا ہوں، قطرے کو گوہر سے ملا سکتا ہوں، قطرے کو ہیرے جواہرات سے میں ملا سکتا ہوں. ذرے کی چمک مہر نور سے ملا دوں. بول رہے میں روشن آفتاب، یعنی ذرے کی چمک کو میں سورج، چاند، ستارے، ہر ایک چیز سے ملانے کی صلاحیت میں اپنے اندر رکھتا ہوں. میرے اندر اتنی صلاحیت ہے. خاروں کی نزاکت، یعنی یہ جو کانٹے دار، ٹہنی کانٹے دار درخت ہے، میں اس کے نزاکت کو گل تر سے ملا دوں. گل تر کہتے ہیں روشن آفتاب، یعنی روشن چیزوں سے، خاردار چیز جو ہے میں اس کو روشن کر دوں، تر و تازہ کر دوں. میرے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی لیاقت ہے. گلدستہ مانے کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، یعنی کوئی بھی گلدستہ ہے، کوئی بھی چیز ہو، میں اس کو اتنے ڈھنگ سے باندھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ایک پھول کا مضمون ہوں تو 100 رنگ سے باندھوں، یعنی کوئی چیز کا مضمون ہو، ایک پھول کا مضمون یا کوئی بھی چیز ہو، تو میرے اندر اتنی صلاحیت، اتنی لیاقت ہے، میں اس کی 100 طریقے سے لکھ سکتا ہوں، 100 طریقے سے اس کو بیان کر سکتا ہوں، 100 طریقے سے اس کو باندھ سکتا ہوں. گر بزم کے جانب ہو توجہ، دم تحریر کھینچ جائے ابھی گلشن فردوس کی تصویر. دیکھنے کبھی صحبت انجمن فلک پر ہو جائے بزم سلیمان کی ابھی توقیر. یوں تخت حسینہ معنی تر آئے، ہر چشم کو پر یوں اخرا نظر آئے. یعنی اس کے اندر بھی وہی چیز بتا رہے کہ ہمارے تحریر کے اندر، ہمارے تحریر کے اندر اتنی طاقت دے، ہمارے قوت دے کہ خوش کے اس کو ہم گلشن فردوس کی طرف اپنی اس کی تصویر کو میں لی آؤں. اب انجمن فلک پھر ہو جائے بزم سلیمان کی بھی توقیر ہو جائے. یوں تخت حسینہ معنی اثر ہو جائے، ہر چشم یوں ہی کا اخار نظر آئے. آگے دیکھیے، تائید کا ہنگامہ ہے یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر،
तू साहिब इकराम है या हैदर सफदर, तेरा ही करम आम है या हैदर सफदर, तन्हा तेरे अकबाल से शमशीर बकफ हो, सब एक तरफ जमा हो जाए एक तरफ हो। ठीक है, अब नाकदरी आलम की शिकायत नहीं मौला, कुछ दफ्तरे बातिल की हिकायत नहीं मौला, बहम गुलो बुलबुल में मोहब्बत नहीं मौला, मैं क्या हूं किस रूह की राहत नहीं मौला। यानी इन तमाम चीज के अंदर उन्होंने अपनी सिफात और अपनी तारीफ को बयान की है। इसलिए आप तमाम बच्चों को घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। इंशाअल्लाह मैं इसकी बहुत ही आसान और सहल तशरीह आप तमाम बच्चे के बीच ला देंगे, ताकि आपके लिए बिल्कुल सहल और बिल्कुल आसान हो जाए, आपको कोई दुश्वारी और परेशानी पैदा ना हो। इस तरीके से समझाने से बहुत सारे बच्चे हैं जो नई बात को समझ सकते हैं। हम उसके बाद जो है पहले उसकी तशरीह करेंगे और लाइन बाय लाइन जब तशरीह के साथ समझाएंगे तो आप तमाम बच्चों के लिए बहुत ही सहल आसान हो जाएगा। इसलिए कि इस चैप्टर से सवाल कभी नहीं आया, मैं शुरू में कह दिया हूं आप तमाम बच्चे से। आप तमाम बच्चे इस चैप्टर के जो लेखक मुसन्निफ है मीर बब्बर अली अनीस, उसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कर ले, और जो मैं इजाफी चीजें बताया हूं उसको भी आप अच्छी तरीके से ज़हन नशी करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले जो इम्तिहानात है, अगर इस चैप्टर से सवाल आ जाए तो आप आसानी के साथ उस चैप्टर को हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश और यही आग्रह है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, बात समझ में ना आए तो कमेंट करें। इंशाअल्लाह आपका इस महीना के अंदर जो 12 क्लास के अंदर उर्दू है कहकशां इंशाअल्लाह मुकम्मल कर देंगे। उसके बाद आपको हम पीछे से रिवीजन कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।